ये दो मुख्तलिफ वाक़यात हैं, लेकिन ये दोनों कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए हैं और ये दोनों आगे चलकर पूरी मुस्लिम दुनिया के मुकद्दर का फैसला करेंगे। पहला वाक़या हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह की शहादत है। इसराइल की एयरफोर्स ने 27 सितंबर को बैरूत के मज़ाफ़ात में रिहायशी इमारतों पर हमला किया। 7 इमारतों पर बंकर बस्टर मिसाइल फेंके गए, जिनसे 7 इमारतें ज़मीन बोस हो गई। हिज़्बुल्लाह ने 30 बरस कबल लीडरशिप की हिफाजत के लिए जमीन में मोर्चे खोदकर इनके ऊपर बुलंद इमारतें बना दी थी। ये इमारतें मोर्चों और लीडरशिप का दिफा थी, लेकिन इसराइल ने ऐसे मिसाइल दाग दिए जो इमारतों को तोड़कर मोर्चों में दाखिल हो गए। हसन नसरुल्लाह और उनकी साहबजादी ज़ैनब और ईरान के अल-क़द्स ब्रिगेड के डिप्टी कमांडर जनरल अब्बास नालफर्शन शहीद हो गए। इसराइल ने इस दिन लबनान में 140 हमले किए थे, जिनके नतीजे में हिज़्बुल्लाह को शदीद नुकसान उठाना पड़ा। ये हमले इस सीरीज का हिस्सा थे जिसके जरिए इसराइल, ईरान, हमास और हिज़्बुल्लाह को नुकसान पहुंचा रहा था। इसराइल ने 7 अक्टूबर 2023 से अब तक गज़ा पर हजारों हमले किए, जिनमें लाख के करीब लोग शहीद और जख्मी हो चुके हैं और पूरा गज़ा मलबे का ढेर बन चुका है। आज गज़ा में कोई एक इमारत सलामत नहीं, जख्मियों के पास अद्वियात और खुराक तक नहीं। इसके बाद ईरान के सदर इब्राहिम रईसी को 9 लोगों के साथ हेलीकॉप्टर हादसे में कत्ल कर दिया गया। ये हादसा भी एक साजिश थी। ईरानी माहिरीन का ख्याल है सैटेलाइट के जरिए हेलीकॉप्टर का इंजन और नेविगेशन सिस्टम जाम कर दिया गया था, जिससे हेलीकॉप्टर तबाह हो गया और सदर इब्राहिम रईसी शहीद हो गए। हमास के सरबराह इस्माइल हानिया इब्राहिम रईसी के जनाजे में शिरकत के लिए तेहरान आए और उन्हें 31 जुलाई 2024 को इनकी रिहाइशगाह पर मिसाइल दागकर शहीद कर दिया गया। 17 सितंबर को लबनान में 3000 पैचेस फट गए, जिसके नतीजे में 13 लोग हलाक और 28 लोग जख्मी हो गए। दूसरे दिन वॉकी टॉकीज और सोलर सिस्टम फट गए, जिनमें 20 लोग शहीद हो गए और जुमा 27 सितंबर को हसन नसरुल्लाह को भी शहीद कर दिया गया और इसराइल अब ईरान के मजहबी रहनुमा आयतुल्लाह खामनेई को तलाश कर रहा है। आयतुल्लाह इसराइल का अगला टारगेट है। ये सारा मामला ईरान के अल-क़द्स ब्रिगेड के सरबराह कासिम सुलेमानी की हलाकत से शुरू हुआ था। अमेरिका ने जनरल कासिम सुलेमानी को 2020 में बगदाद एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले में शहीद कर दिया था। ये ईरान के लिए बहुत बड़ा सदमा था। अमेरिका और इसराइल का ख्याल था ईरान इसका बदला जरूर लेगा, लेकिन ईरान इसे बर्दाश्त कर गया। ईरानी ज़मां का ख्याल था ये हमला ट्रैप है, धकेलना चाहती है। आलमी ताकतें हमें किसी बड़ी जंग में धकेलना चाहती हैं। हमने अगर कासिम सुलेमानी का बदला लिया तो जंग शुरू हो जाएगी, लिहाजा ईरान इस नुकसान को पी गया। लेकिन इसके नतीजे में हमलों और हलाकतों में इजाफा होता चला गया, यहाँ तक कि हसन नसरुल्लाह के बाद यमन पर भी इसराइली हमले शुरू हो चुके हैं, जिसके रद्देअमल में मंगल की रात ईरान ने इसराइल पर 200 मिसाइल दाग दिए, जिसके बाद अब जंग में कोई कसर नहीं रही। हमारा पूरा खित्ता किसी भी वक्त दहकता हुआ तंदूर बन सकता है। आलम इस्लाम में इस वक्त 2 सवाल किए जा रहे हैं। इसराइल की जाहिरियत पर इस्लामी मुल्क क्यों खामोश हैं और क्या ईरान पर बराह हमला हो सकता है? पहले सवाल का जवाब है, इस्लामी दुनिया इस लड़ाई को शिया इसराइल जंग समझ रही है। फलस्तीन में 1948 से मिसाइल चल रहे हैं। इन 76 सालों में फलस्तीन की सुन्नी आबादी का अक्सरियती हिस्सा अरब मुल्कों में शिफ्ट हो गया, पीछे शिया आबादी रह गई है, जिसकी वजह से लबनान, शाम, अर्दन, यमन और गजा में ईरान का असर नफूज बढ़ गया। चनाचा अरब इसे अब शिया यहूदी जंग समझकर तमाशा देख रहे हैं, क्योंकि ये जंग दरअसल मुसलमानों के खिलाफ है। लेकिन नहीं, ठहरिए, ये जंग असल में इल्म और जहालत और टेक्नोलॉजी और पसमानगी की लड़ाई है। दुनिया में 1 अरब 90 करोड़ मुसलमान हैं, जबकि इसराइल की कुल आबादी 93 लाख है। ये 1 करोड़ भी नहीं है। अगर इसकी शरह निकाली जाए तो ये 8% बनती है। गोया 8% लोगों ने 99.5% लोगों को 76 वर्षों से आगे लगा रखा है, जबकि मुसलमान सूरत हाल की नजाकत का अंदाजा करने के बजाय इसे शिया और यहूदी लड़ाई समझ रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं, इसराइल या यहूदी सुन्नी मुसलमानों के मुकाबले में शिया मुसलमानों के ज्यादा खिलाफ है। इसकी 2 वजूहात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में खैबर यहूदियों का मुआशी और अस्करी सेंटर था, जिसे 7 हिजरी में हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फतह करके अरब दुनिया से यहूदियों का असर नफूस खत्म कर दिया था। चनाचा यहूदी शिया से तारीखी वजूहात से नफरत करते हैं। दोम, इसराइल के दाएं बाएं मौजूद ममालिक में शिया अक्सरियत में है और ये ईरान की हिफाजत में भी है, लिहाजा इसराइल 50 साल से शिया मुसलमानों से जंग कर रहा है। आलमी इस्लाम सूरत हाल की नजाकत को नहीं समझ रहा। इसका ख्याल है ये लड़ाई सिर्फ इसराइल, ईरान या यहूदी शिया तक महदूद रहेगी, जबकि इसराइल सऊदी अरब में पूरे मिडिल ईस्ट पर कब्जा करना चाहता है। इसकी नजर में हर मुसलमान ख्वाह वो शिया हो या सुन्नी दुश्मन और काबिल गर्दन जरी है, लिहाजा ये इस लड़ाई को तुर्की, पाकिस्तान और इंडोनेशिया तक ले जाएगा। दूसरा सवाल, क्या ईरान पर बराह रास्त हमला हो सकता है? जी हाँ, ये होगा, लेकिन सरदस्त ईरान का सबसे बड़ा दिफा रूस है। रूस नहीं चाहता अमेरिका और इसराइल इसकी सरहद तक पहुंच पाए, लिहाजा ये ईरान को फुल सपोर्ट कर रहा है। दूसरा, ईरान के दाएं बाएं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तुर्की और सेंट्रल एशिया जैसे ताकतवर हमसाए हैं। तुर्क फौज और कौम दोनों मजबूत है। पाकिस्तान एटमी ताकत है और इसकी 20% आबादी शिया है, इसकी फौज भी मजबूत है। सेंट्रल एशिया कुदरती वसाइल से मालामाल है और अफगानिस्तान अब तक 3 आलमी ताकतों बरतानिया, सोवियत यूनियन और अमेरिका को पसपा कर चुका है, लिहाजा अमेरिका और इसराइल को अंदेशा है ये ममालिक कहीं ईरान के साथ खड़े न हो जाए।
है और इस खतरे के पेश नजर तुर्की और पाकिस्तान के हालात खराब किए जा रहे हैं। दोनों मुल्कों की आवाम और फौज में दूरी पैदा की जा रही है, उन्हें माशी तौर पर कमजोर और IMF का गुलाम बनाया जा रहा है ताकि किसी वक्त खुलकर ईरान की हिमायत न कर सके। जबकि सेंट्रल एशिया को फौजी लिहाज से कमजोर रखा जा रहा है और इनकी हुकूमतें भी अमेरिका नवाज है। अरब मुल्कों में भी बादशाहत का कार्ड खेला जा रहा है। तमाम अरब मुल्कों के शाही खानदानों को बावर कराया जा रहा है, हम अगर आपकी हिमायत से पीछे हट जाते हैं तो आपके तख्त गिर जाएंगे और अवाम मुल्क पर काबिज हो जाएगी। ये कार्ड भी अरब मुल्कों को खामोश बैठने पर मजबूर कर रहा है। मेरा ख्याल है इसराइल ईरान पर हल्के हल्के हमले करता रहेगा, ये इसे जंग पर मजबूर करता रहेगा ताकि ईरान के पास जंग के अलावा कोई ऑप्शन न बचे। और अगर जंग हो गई तो अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को तस्लीम कर लेंगे, पाकिस्तान की इमदाद में इजाफा कर दिया जाएगा, भारत को पाकिस्तान में छेड़छाड़ से रोक दिया जाएगा और BLA को ईरान में पनाह दिला दी जाएगी ताकि पाकिस्तान के पास ईरान की हमायत करने का जवाब मौजूद हो। इसके साथ ही पाकिस्तान में शिया वज़ीर आज़म आ जाएगा ताकि पाकिस्तान की 20% शिया आबादी को मुतमईन किया जा सके। लेकिन सवाल ये है, क्या इस जंग के साथ पाकिस्तान को मुतासर नहीं करेंगे? पाकिस्तान खौफनाक हद तक मुतासर होगा। हम आज तक अफगान वार के असर से बाहर नहीं आ सके। ईरान की जंग हमारा रहा सारा स्ट्रक्चर भी तबाह कर देगी। और दूसरा सवाल, क्या पाकिस्तान इसराइली जारियत से बच जाएगा? जी नहीं, ईरान तुर्की के बाद पाकिस्तान की बारी है। इसराइल के लिए पाकिस्तान का एटम बम नाकाबिले बर्दाश्त है, लिहाजा ये इसे छीन कर रहेगा। पाकिस्तान के मौजूदा सियासी और मुआशी बयान की वजह भी हमारा एटमी प्रोग्राम है, ये इसे बंद कराने के लिए पैदा किया गया और जानबूझकर इसमें रोज बरोज इजाफा किया जा रहा है ताकि पाकिस्तान अपनी टांगों पर खड़ा ना हो सके। BLA भी इसकी एक कड़ी है और TTP भी। हम अब आते हैं दूसरे वाक़ये की तरफ। एक तरफ इसराइल हसन नसरुल्लाह को शहीद कर रहा है, यमन पर हमले कर रहा है, दूसरी तरफ हमारे उलमाए किराम डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ फतवे जारी किए जा रहे हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक 30 सितंबर को पाकिस्तान तशरीफ लाए, इनकी आमद से पहले ही इनके खिलाफ कैंपेन शुरू हो गई। उलमाए किराम ने टिकटॉक और सोशल मीडिया पर इनके लिबास, ख्यालात और कायद पर हमले शुरू कर दिए। उलमाए किराम को इनके स्टेट प्रोटोकॉल पर भी एतराज है। आप एक तरफ इसराइल की जाहिरियत देखिए और इसका वार डिजाइन देखिए, ये धड़ मारता चला जा रहा है, ये तेजी से ईरान की तरफ भी बढ़ रहा है। और आप दूसरी तरफ संजीदगी मुलाहिजा कीजिए, हम कभी डॉक्टर जाकिर नाइक के रास्ते में चारपाई बिछाकर जब बैठ जाते हैं और कभी गजा के मजलूम मुसलमानों की हमायत में अपने ही सदके बंद कर देते हैं, हम कभी सुप्रीम कोर्ट का घेराव कर लेते हैं और कभी चीफ जस्टिस को 2 मिनट की वीडियो लीक करके तालियां बजाते हैं, हम कभी लाहौर बंद कर देते हैं और कभी रावलपिंडी और कभी रेड जोन पर चढ़ाई कर देते हैं। और ये सब कुछ करते हुए एक लम्हे के लिए भी ये नहीं सोचते कि तमाशे जानबूझकर हो रहे हैं, ये सोशल मीडिया के जरिए हो रहे हैं और इनका सिर्फ एक ही मकसद है, पाकिस्तान को ईरान की हमायत के काबिल न छोड़ना, पाकिस्तान को एटम बम से महरूम करना, इसे 4 छोटे-छोटे हिस्सों में तकसीम करना और पूरे आलम इस्लाम को इसराइल का गुलाम बनाना। मुझे नहीं मालूम कि हमारी आंखें कब खुलेंगी।